Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your fourth lecture of solid state for class 12th. So in last lecture we have discussed about unit cells. In this lecture we will see a more realistic picture of a unit cell. जैसे हम लोगों ने पहले क्या देखा कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, उसमें से क्रिस्टल लैटिस में से हमने क्या निकाल करके देखा क्या होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल कई तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है ना। जैसे एक होता है कि सिंपल यूनिट सेल है ना, और क्या होता है सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। सेंटर्ड यूनिट सेल में तीन तरह का आता है, एक होता है फेस सेंटर्ड, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, एक होता है एंड सेंटर्ड। तो हम लोगों ने 14 तरह के टोटल यूनिट सेल में 7 क्या है देखो, द 14 लैटिसेस है ना करस्पॉन्डिंग टू 7 क्रिस्टल सिस्टम आर नोन एज ब्रेविस लैटिसेस। इसमें था तो टोटल 14 जो है इस तरीके का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टोटल दिख रहा है यहाँ पे यूनिट सेल। लेकिन इसकी कैटेगरी कितनी है 7। कैसे? क्यूबिक यूनिट सेल में 3 आते हैं देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सेकंड वाला क्या है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में 2 तरह के यूनिट सेल आते हैं, एक सिंपल टेट्रागोनल यूनिट सेल और दूसरा बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल, ठीक है। तो ये 2 तरह का हो गया है ना। तीसरा क्या आएगा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में 1 2 3 4 तरह के जो है यूनिट सेल्स आते हैं। कैसे? पहला होगा सिंपल ऑर्थोरोम्बिक क्यूबिक ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, दूसरा क्या होगा फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, तीसरा क्या होगा एंड सेंटर्ड, इसी तरीके से ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, और चौथे में आप ये लगा लेंगे, ठीक है ना। तो पांचवा क्या होगा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में 2 तरह के यूनिट सेल आते हैं, ट्राइक्लिनिक में एक आता है, रोम्बोहेड्रल में एक आएगा और हेक्सागोनल में एक आएगा। इसमें से हमको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी पे हमारी स्टडी होगी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हेक्सागोनल को पढ़ेंगे और भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा हम लोग का क्या होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और एक तरीके का और आता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना, उसको देखा जाएगा। चलिए, तो आप समझ गए 1 2 3 4 5 6 7 तरह का ये क्या होता है क्यूबिक यूनिट सेल होता है, ठीक है। 7 कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं, ठीक है ना। इसी का मतलब है द 14 लैटिस शोन इन फिगर 1.11 करस्पॉन्डिंग टू 7 क्रिस्टल सिस्टम आर नोन एज ब्रेविस लैटिस। तो 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम जो बना रहे हैं, जैसे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, ठीक है ना, ये सारे मिल करके 7 तरह के ब्रेविस लैटिसेस बना रहे हैं, ब्रेवियस लैटिसेस। तो इसके अंदर जो है और भी यूनिट सेल होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक कैटेगरी हो गई, क्यूबिक यूनिट सेल में 3 आएंगे है ना, और टेट्रागोनल में 2 आएंगे। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग टाइप करिए #03 अहद सर सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, तो आ जाएगा वो। चलिए, अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ अ यूनिट सेल, ओपन स्ट्रक्चर एंड स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड अबव that the unit cells are represented by point connected by line। क्या कह रहा है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है ऊपर कि जो यूनिट सेल होता है ये रिप्रेजेंट किया जाता है बाय पॉइंट कनेक्टेड बाय लाइंस। कुछ पॉइंट्स को, जैसे ये पॉइंट था तो उसको लाइन से कनेक्ट करा करके हम लोग क्या करते थे यूनिट सेल शो करते थे, है ना। कैसे ये आया, किसी क्रिस्टल लैटिस में से हमने कुछ पॉइंट को कनेक्ट किया, पॉइंट को लाइन से कनेक्ट किया और उसको बाहर निकाल करके हमने स्टडी स्टार्ट कर दी, ठीक है। द पॉइंट्स रिप्रेजेंट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो पॉइंट होते हैं ये आपको जो लास्ट में पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे, ये क्या है, जिस चीज़ से ये मिल करके क्रिस्टल लैटिस बनता है, जिससे हम लोग यूनिट से निकालते हैं, या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या आयन होंगे, जो भी होगा ये कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। ओके, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन हो सकते हैं, एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स। वेयर एज द लाइन्स हेल्प टू विजुअलाइज द सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। लाइन क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी लाइन है ये क्या करती है, विजुअलाइज करती है, ठीक है ना। किस चीज़ को विजुअलाइज कराने में हेल्प करती है, ये सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल। इस क्रिस्टल की जिस तरह का क्रिस्टल बनेगा है ना, उस तरीके के क्रिस्टल को समझने के लिए ये क्या करती है, लाइन हेल्प करती है। ओके, चलिए, दीज आर कॉल्ड ओपन स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं। एज सोन फिगर 1.11 में जो हमने फिगर दिखाया है उसको क्या बोलते हैं, ओपन फिगर। ओके बच्चों, तो
In actual practice, the particle occupy much more space of the crystal lattice and are held together by one or the other type of forces. ठीक है ना, तो कह रहा कि जैसे ये हमने पॉइंट दिखा दिया ना, ये एक्चुअल में ये थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। रियल में जो आपका लैटिस बनेगा उसमें ये जो एटम छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं वो ज़्यादा बड़े होंगे, और कुछ ये क्या करेंगे, स्पेस ज़्यादा लेंगे यहाँ पे, है ना। और क्या कह रहा है, कुछ स्पेशल टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये एक दूसरे से जुड़े होंगे। देखो जैसे ये है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है, इसी को यहाँ पे छोटा करके दिखाते हैं, इसको ऐसे कनेक्ट करके, है ना, यहाँ पे छोटा छोटा करके दिखाते हैं। होता एक्चुअल में इस तरीके से है ना। मान लीजिए एक लैटिस ज़्यादा था, उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया, तो इस तरीके का कुछ यूनिट सेल बन गया, इस तरह का यूनिट सेल बन गया, इस तरह का यूनिट सेल बन गया। बात समझ में आ रही है। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इससे बनेगा, इससे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा। देखिए यहाँ पे 6 है फेस पे, 1 2 3 4 5, एक पीछे 6। इसमें देखिए बॉडी के अंदर सिर्फ एक है, तो इसको बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं, इसको फेस सेंटर्ड बोलते हैं। और इसको सिंपल क्यों बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम प्रेजेंट होता है, एटम मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी जिससे ये क्यूबिक यूनिट सेल बना होगा वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ अ सिंपल फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल shown how the particles actually packed within the solid in the given figure 1.12। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि किस तरीके से एक्चुअल में ये होता है, ठीक है ना। चलिए, विद एक्चुअल पार्टिकल साइज दीज आर कॉल्ड स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस एटम को जो कॉर्नर पे होता है उसको छोटा छोटा बनाया जाता है, पॉइंट के जरिए दिखाया जाता है। और स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, पूरा बड़ा बड़ा आइटम जो होता है जिस साइज का उस साइज का बना दिया जाता है, ठीक है। एज मेंशन्ड अबव, द स्ट्रक्चर एज गिवन इन फिगर 1.11 आर कॉल्ड ओपन स्ट्रक्चर। 1.11 वाला क्या है, ओपन स्ट्रक्चर बोला जाता है। इन द ओपन स्ट्रक्चर क्वाइट ऑफन इंस्टेड ऑफ पॉइंट वी ड्रॉ स्मॉल स्फीयर्स। ओपन स्ट्रक्चर में क्या होता है क्या बोल रहा बच्चों, इन द ओपन स्ट्रक्चर क्वाइट ऑफन, अक्सर ऐसा होता है ओपन स्ट्रक्चर में, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इंस्टेड ऑफ पॉइंट, सिर्फ पॉइंट बनाने की जगह ऐसे सिर्फ और सिर्फ छोटा छोटा पॉइंट, ये तो थोड़ा सा स्फीयर बना दिया है। कभी कभी जैसे हमने उन्हें पहले जब पढ़ा था, इसमें देखिए पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट दिख रहा है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि पॉइंट की जगह हम लोग इस तरीके से क्या बना दें, थोड़ा थोड़ा स्फीयर बना दें, है ना। तो चलिए, इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स वी ड्रॉ स्मॉल स्फीयर, छोटे छोटे स्फीयर्स बना देते हैं, है ना। द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिप्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ द पार्टिकल एज शोन फिगर 1। तो ये जो सेंटर ऑफ जो स्फीयर है वो सेंटर ऑफ पार्टिकल को मतलब शो करता है, ठीक है। ये स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। ओपन स्ट्रक्चर और सिंपल फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये हो गया, ठीक है ना। ये सिंपल वाला आपका ओपन स्ट्रक्चर हो गया और ये स्पेस फिलिंग हो गया। देख भी रहा है कि यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, एक ही चीज़, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस इसको आप ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको ये फेस फिलिंग स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, लेकिन ये कौन सा वाला है, ओपन स्ट्रक्चर है। ये उसी का क्या है, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है। ये आपका बॉडी सेंटर्ड है, उसका ओपन स्ट्रक्चर है। ये बॉडी सेंटर्ड वाले का कैसा है, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है। बात समझ में आई। तो दोनों तरीके से आप शो कर सकते हैं, लेकिन सिंपली आप लोग इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। चलिए, it is important to note that the sphere atoms at the corners of the face centered and body centered cubic unit do not touch each other। हम लोग देख रहे हैं, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है कि जैसा कि हम जानते हैं कि फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड में ये जो फेस सेंटर्ड दिख रहा है और ये बॉडी सेंटर्ड दिख रहा है ना, क्यूब्स डू नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाउएवर इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्यूब all the spheres at the corner touches the central sphere। अच्छा, होता क्या है बॉडी सेंटर्ड वाले में, यहाँ बॉडी सेंटर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो कॉर्नर पे हैं, एक फेस के मतलब बॉडी के अंदर है, तो आठों के आठों आइटम जो होंगे ना वो क्या करेंगे, बॉडी जो अंदर वाला ये आइटम है उसको टच करेंगे। बात समझ में आ रहा है, या अंदर वाला जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको टच करेंगे। सिमिलरली इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्यूब ईच स्फीयर एट द कॉर्नर टचेस 3 spheres present at the face centered of the 3 adjoining figures। अच्छा, ये क्या कह रहा है, फेसेस ये कह रहा है ईच स्फीयर एट द कॉर्नर, जो फेस सेंटर्ड है उसके सारे के सारे जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है ना, टचेस 3 स्फीयर्स,
वो क्या करते हैं, 3 स्फीयर्स को टच करते हैं। प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स ऑफ 3 एडजॉइनिंग फेसेस। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है ना बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं टोटल। तो हमने ये नहीं बनाया है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, है ना, पीछे भी होगा इसके। तो होता क्या एक्चुअल में, जैसे मान लो ये कॉर्नर वाला आइटम है, ठीक है, तो ये इस वाले फेस वाले आइटम को भी टच करेगा, इसके बगल वाले में भी टच करेगा, इसके बगल वाले में भी टच करेगा, मतलब ये तीनों को टच करता है, ठीक है ना। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये भी थोड़ा बड़ा होगा, ये भी थोड़ा बड़ा होगा, और ये भी थोड़ा बड़ा होगा, मतलब सब एक को, ये 1 2 3 फेस वाला टच कर रहा है। कॉर्नर वाले आइटम को 3 फेसेस टच कर सकते हैं, है ना। इस तरीके का फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट एक्सटेंड इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, है ना। ये क्या होता है, मतलब और अच्छे से समझ में आता है 3 डायमेंशनल जो है फिगर्स में। ओके, इन जनरल फॉर एनी क्रिस्टल सिस्टम द नंबर ऑफ स्फीयर्स विच आर टचिंग अ पर्टिकुलर स्फीयर इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट नंबर। क्या होता है बच्चों, इन जनरल फॉर एनी क्रिस्टल सिस्टम, किसी भी तरह का क्रिस्टल सिस्टम हो, द नंबर ऑफ स्फीयर विच आर टचिंग अ पर्टिकुलर स्फीयर इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले तो 1 2 3 एटम टच करेंगे इसको, ठीक है ना, 3 स्फीयर टच करेंगे इसका, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया। इसका अगर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले बीच वाले का, तो इसको क्या करेंगे, टोटल 8 एटम्स टच करते हैं, है ना। तो बीच वाले फेस वाले जो एटम का है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ होगा। तो ऐसे ही जितने नंबर ऑफ एटम किसी पर्टिकुलर एटम को टच करते हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को टच करते हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। यहाँ पे एक तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज़ बताया था, कहाँ पे, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, जो डेंसिटी हम लोग देख रहे थे, तो उसी का इंडेक्स जो था क्या बन जा रहा था, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जा रहा था। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने नंबर ऑफ एटम किसी पर्टिकुलर एटम को टच कर रहे हैं, ठीक है, या कितने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को टच कर रहे हैं। इन आयनिक क्रिस्टल द कोऑर्डिनेशन नंबर may be defined as the number of oppositely charged ion surrounding a particular ion। चलिए ये तो छोड़ दीजिए आप, ये देखिए, in general the coordination number of any constituent particle in a crystal is the number of its nearest neighbors। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा किसी भी क्रिस्टल के लिए, of any constituent particle in a crystal is the number of its मतलब नियरेस्ट नेबर। तो इसका नियरेस्ट नेबर कौन होगा, इसका नियरेस्ट नेबर कौन होगा, 1 2 3 नियरेस्ट नेबर है। इसके कौन से नियरेस्ट नेबर हैं, तो ये आगे हम लोग देखेंगे कितने टच कर रहे हैं। जो टच करते हैं वही उसके नियरेस्ट नेबर कहलाते हैं। बात समझ में आई बच्चों। कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा था हमारा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बात समझ में आ रही है। तो इसमें कितने एटम होते हैं एक यूनिट सेल में, जैसे क्या होगा फिर से समझ लो बच्चों, आपका कुछ क्रिस्टल लैटिस होगा, ठीक है ना, 3D में कुछ इस तरीके का क्रिस्टल लैटिस होगा, देखो इस तरह का। बात समझ में आ रही, इस तरीके का कुछ क्रिस्टल लैटिस 3D में आप सोचिए, ठीक है, ये 1D, ये 2D और ये 3D। बात समझ में आ रही। अब इसमें से कुछ को ज्वाइन करके हमने इमेजनरी इसको बाहर निकाल दिया और इसका कुछ नाम दे दिया, तो ये क्यूब की तरह दिख रहा है, तो क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, है ना। देखो 1 2 3 4 आइटम इधर टच किया, 1 2 3 4 आइटम नीचे वाले को टच किया, मतलब सेंटर को टच कर करके इसमें से एक यूनिट सेल निकल गया। तो यूनिट सेल यही होता है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, पूरा का पूरा जितना आइटम का अरेंजमेंट है सब मिल करके क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो अब क्या है, हम लोग को ये देखना है कि ये जो हमने क्यूबिक यूनिट सेल बनाया है ना, क्यूबिक यूनिट सेल हमको मिला इमेजनरी, इसके अंदर एक्चुअल में कितने आइटम रहते हैं। अरे भाई कुछ तो कट के अलग हो जाएंगे ना, कुछ पार्ट तो कट के इससे जुदा हो जाएंगे। अगर इसके अंदर देखेंगे हम तो कुछ आइटम्स होंगे, उसी को कैलकुलेट करना है कितने होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग उसकी कैलकुलेशन सीखते हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हम लोग को कैलकुलेशन करनी है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है। एज एक्सप्लेन अर्लियर इन अ क्रिस्टल लैटिस ईच यूनिट सेल इज टचिंग अ नंबर ऑफ अदर यूनिट सेल। हम लोगों ने क्या देखा है, एक्सप्लेन किया अभी मैंने कि क्रिस्टल लैटिस में सभी का सभी यूनिट सेल जो होता है वो टच करता है कई सारे मतलब दूसरे यूनिट सेल से, है ना। तो
मतलब एटम से टच करा था वहाँ पे, उसी तरीके से वो क्या होगा यूनिट सेल से भी टच करेगा। आपको ऐसे समझाते हैं, देखो मान लो आपका क्रिस्टल बहुत बड़ा था, है ना, उसमें से आपने ये छोटा वाला क्या किया है, क्यूबिक यूनिट सेल चुन लिया है, ये छोटा वाला यहाँ दिख रहा है ना 3D में, देखिए ये छोटा सा। अब ये क्यूबिक यूनिट सेल इसके बगल वाले से भी टच कर रहा है, ठीक है, ये क्यूबिक यूनिट सेल इसके बगल वाले से भी टच कर रहा है, ये नीचे से भी टच कर रहा है, ये मतलब कई सारे क्यूबिक यूनिट सेल से एक क्यूबिक यूनिट सेल टच करता है, ठीक है। लेट अस देयरफॉर फर्स्ट फाइंड आउट द पोर्शन of the fraction of the particles that belongs to a particular unit cell, and then we shall calculate the number of particles in the unit cell of different lattices of a cubic unit। मतलब ये पढ़ लीजिए बच्चों, ये बहुत ज़्यादा आपके मतलब का नहीं है, अभी मैं समझाता हूँ, है ना। ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम फॉर सिंप्लिसिटी वी शैल assume that the constituent particles are atoms। ठीक है, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्यूबिक यूनिट सेल में जो भी चीज़ें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगी उसको एटम मान लेंगे, है ना। कैलकुलेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लैटिस साइट्स। ओके, तो हम लोग अब कैलकुलेशन सीखेंगे। हैंस कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर इज 1/8। अच्छा, ये कैसे आया बच्चों, हम लोग एक रूल सीखते हैं। देखो देखो क्या कह रहा है, मान लो हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बनाते हैं, तो हम लोग ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका, ठीक है, उसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ इस तरीके का बनेगा। एक ये क्यूब की तरह दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, हर तरफ आइटम ही आइटम होंगे, हर कॉर्नर पे होगा, ठीक है ना बच्चों। अब ये एटम का कितना पार्ट इसके अंदर है, क्यूब के अंदर, क्योंकि जस्ट इसके बगल आप देखेंगे, जस्ट इसके बगल में आप देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक और यूनिट सेल होगा, है ना, है कि नहीं है। नीचे देखेंगे तो एक और यूनिट सेल होगा, है ना। बात समझ में आ रही है बच्चों, मतलब एक यूनिट सेल से दूसरा यूनिट सेल कनेक्टेड होगा, बात समझ में आ रही। तो ये जो एटम है वो इसका तो पार्ट है, इस वाले यूनिट सेल का भी पार्ट है जो बगल में होगा, बात समझ में आ रही। इस वाले भी यूनिट सेल का पार्ट होगा जो इसके ऊपर होगा, बात समझ में आ रही बच्चों, और इसके बगल वाले का भी होगा, बात समझ में आ रही बच्चों। एक एटम टोटल आप देखेंगे तो 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो उसको यहाँ समझाया गया, मान लो ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका कॉर्नर आइटम ये है, ठीक है। तो अगर आपका मेन क्यूबिक यूनिट सेल ये है, ये सामने ये जो दिख रहा है, ठीक है, तो इसके कॉर्नर पे ये रखा है, तो इसके ऊपर वाले से भी ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा यही आइटम, इसके बगल वाले से भी यही डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा आइटम, इसके पीछे वाले से भी यही रहेगा, इसके पीछे वाले से भी यही रहेगा आगे। मतलब एक एटम टोटल 8 यूनिट सेल में थोड़ा 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 कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मतलब इस तरीके से कुछ सोचिए, है ना, इस तरीके से सोचिए। एक एटम का कुछ पार्ट ही एक यूनिट सेल में होता है, कॉर्नर वाले का, दूसरे वाले कॉर्नर का भी कुछ पार्ट आएगा, तीसरे वाले कॉर्नर का भी एटम का कुछ पार्ट आएगा, बात समझ में आ रहा है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में एक पूरा एटम कॉर्नर पे नहीं होता है, कॉर्नर पे 1/8 पार्ट ही उसके अंदर रहता है, बाकी सब बाहर रहता है। तो कहाँ रहता है, दूसरे यूनिट सेल्स जितने भी हैं 8 यूनिट सेल उसको घेरे रहते हैं, उसमें रहता है, बात समझ में। तो ये टोटल 7 यूनिट सेल में और डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, एक तो ये हो गया और 7 और, मतलब टोटल 8 में एक एटम डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। यानी एक क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट है तो मतलब 1/8 पार्ट क्या होगा उसका कंट्रीब्यूटेड रहेगा उस यूनिट सेल में। बात अब समझ में आ गई होगी। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर इज 1/8। 1/8 किसका कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे उसका 1/8 पार्ट ही किस में जाएगा, क्यूबिक यूनिट सेल में जाएगा। ओके, एन एटम ऑन द फेस इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल्स। अब एक एटम कोई जो है अगर फेस पर है, मान लीजिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मैं बनाता हूँ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, अब फेस कितने होते हैं टोटल 6, 1 2 3 4 5, एक पीछे 6। अब ये वाला जो एटम होगा, मान लो ये वाला एटम जो है इस वाले यूनिट सेल में आधा इस वाले यूनिट सेल में है और आधा निकला हुआ है, ये बॉल की तरह स्फीयर है ना, आधा ये अपने से बगल वाले से कनेक्टेड है बच्चों, आधा जो है ये
अपने से बगल वाले से कनेक्टेड है। अब आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, मतलब इस एटम का आधा पार्ट इधर वाले यूनिट सेल में शेयर्ड है और आधा पार्ट इधर वाले से शेयर्ड है। मतलब एक एटम फेस पे अगर है तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी 1/2 पार्ट्स आ जाता है एक यूनिट सेल में। 1/2 इसमें आएगा, 1/2 इसमें आएगा। कई सारे ऐसे ही होंगे ना बच्चों, ऐसे ही आप और भी बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे नीचे भी होगा, लेकिन ये जो फेस पर होगा ये सिर्फ 2 ही से कनेक्टेड है। इससे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा? इधर वाला फेस वाला, है ना। तो ये आधा ऊपर वाले में, आधा इधर। उसी तरीके से इधर भी बन सकता है क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। इधर जो बनेगा उसमें भी कुछ ऐसा होगा कि ये वाला जो होगा आधा इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आधा इसमें। मतलब अगर फेस पे प्रेजेंट है तो 1/2 उसका कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑन द फेस इज 1/2, मतलब 1/2 एटम ही कंट्रीब्यूट हो पाता है, उतना ही पार्ट। तो हमें 2 बात समझ में आ गई कि अगर कोई एटम जो है कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, है ना, इसमें नहीं दिखाया है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो उस यूनिट सेल में मान लो इसके कॉर्नर प्रेजेंट होगा तो 1/8 इसमें आएगा, 1/8 इसमें आएगा, 1/8 इसमें आएगा, 1/8 इसमें आएगा उस एटम का। और 4 इसी तरीके से और यूनिट सेल होंगे, उसमें भी चारों में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा 1/8 1/8। एक्चुअल में वो कहाँ होता है बच्चों? मान लो यहाँ कहीं रहेगा वो एटम, है ना, यहाँ कहीं रहेगा। आप अगर इसको फ्रंटेज ले रहे हैं तो यहाँ मान लीजिए ये यहाँ पे एटम रहेगा। अब अगर यहाँ पे है ना, तो वो उसका आधा पार्ट इस 4 में डिस्ट्रीब्यूटेड है और आधा पार्ट इधर कोई 4 क्या होगा यूनिट सेल, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। मतलब एक यूनिट सेल में एक एटम का अगर कॉर्नर प्रेजेंट है तो कंट्रीब्यूशन 1/8 ही आएगा। एक एटम का 1/8वां पार्ट, मतलब 1/8 पार्ट ही एक यूनिट सेल ले सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। थर्ड पॉइंट, एन एटम प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर्ड बाई नो अदर यूनिट सेल। अगर क्या है, एक एटम जो है प्रेजेंट है विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल की बॉडी में प्रेजेंट है। बॉडी में प्रेजेंट होने का मतलब जैसे ये यूनिट सेल है, ये अंदर प्रेजेंट है। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? फेस पर। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर, है ना। तो उसका कोई भी दूसरे अदर यूनिट सेल के साथ क्या होगा, मतलब शेयरिंग नहीं होगी। मतलब पूरा का पूरा एक एटम इसके अंदर है। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड वाला एटम है, तो अंदर पूरा का पूरा एक कंट्रीब्यूशन उसका होगा। ठीक है ना, किसी के साथ वो शेयर्ड नहीं रहता है। हेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम विद इन द बॉडी इज इक्वल टू 1। मतलब बॉडी के अंदर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए पूरा का पूरा 1 रहेगा। एज एन एटम प्रेजेंट ऑन द एज इज शेयर्ड बाई 4 यूनिट सेल्स। अगर एज पे कोई एटम प्रेजेंट है तो 4 यूनिट सेल से वो क्या रहेगा, वो शेयर्ड रहेगा। कैसे रहेगा बच्चों? देखिए मैं दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। बहुत परेशान कर रहा है बच्चों पेज। देखिए कुछ इस तरीके से हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है। अब इसको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसको इधर से और इसको ऐसे, है ना। तो देखिए एक जो है लैटिस में से कई सारे मतलब यूनिट सेल निकले। अब एज क्या होगा, ये भी एज है ना, ये भी एज है, ये भी एज है ना। तो मान लो कोई एटम यहाँ प्रेजेंट है तो टोटल कितने उसमें शेयर्ड रहेगा? 1 2 3 4 यूनिट सेल में वो शेयर्ड रहेगा। मतलब मान लो यहाँ पे कहीं बीच में है कोई एटम, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई एटम है तो वो टोटल 4 मतलब एज पे होने की वजह से 4 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अब एज क्या होता है बच्चों? ये होता है, यही एज होता है ये, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे कहीं है
तो एक यूनिट सेल इसके ऊपर होगा, ठीक है, उससे शेयर्ड होगा, एक नीचे शेयर्ड होगा, और एक इस साइड और एक इस साइड। मतलब अगर एज पे प्रेजेंट है तो टोटल 4 आपके यूनिट सेल में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी 1/4 पार्ट एज वाले का जो यूनिट मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो यूनिट सेल में आता है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। पूरा का पूरा इमेजिनेशन का गेम है ये, बहुत आसान है। अगर इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी है तो तुरंत समझ जाएंगे, और अगर इमेजिनेशन पावर आपकी ख़राब है बच्चों तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ ईच एटम ऑन द एज इज 1/4, मतलब इसका जो एज में प्रेजेंट होगा उसका यूनिट सेल में, उस एटम का यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/4। अब देखिए 4 चीज़ें मैंने बताई। पहला क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, अगर मान लो एज पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो 1/8 पार्ट ही उसका एक एटम का अंदर होगा, ठीक है। दूसरा क्या बताया, फेस पे है तो 1/2 पार्ट अंदर होगा यूनिट सेल के, और अगर बॉडी के अंदर है तो पूरा का पूरा 1 पार्ट, फ्रैक्शन नहीं 1 पार्ट पूरा, और अगर कहीं पे एज पे है तो 1/4 पार्ट किसके अंदर होगा, यूनिट सेल के अंदर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स फॉर यूनिट सेल। कैलकुलेशन अब स्टार्ट करेंगे पर यूनिट सेल कैसे करते हैं, ठीक है। ए, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। अ सिंपल क्यूबिक लैटिस हैज़ ओनली 8 एटम्स ऑन द कॉर्नर as contribution by each 1/8, therefore number of atoms present in the unit cell is 1/8 into 8। अच्छा क्या कहना चाह रहा है बच्चों, देखो ये कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए आपका कोई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आप बना लीजिए, ओपन स्ट्रक्चर में जल्दी से बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे 8 टोटल प्रेजेंट होंगे एटम, एजेस पे 8 एटम प्रेजेंट होंगे। अच्छा एक का कंट्रीब्यूशन अंदर कितना है 1/8, ठीक है। एक कॉर्नर एटम का इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, और टोटल कितने एटम है 8, यानी कि 1/8 इंटू 8, 8 एटम मिल करके 1/8 पार्ट अपना दे रहे हैं, 1/8 पार्ट। तो टोटल क्या हो गया, 8 से 8 कट गया, यानी कि 8 एटम का सिर्फ और सिर्फ एक भाग, यानी कि 8 एटम मिल करके सिर्फ एक एटम इसको कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अब समझ में, एक एटम का 1/8 पार्ट इसमें जा रहा है, तो 8 एटम का कितना जाएगा 1/8 इंटू 8, यानी टोटल 1 पार्ट ही इसके अंदर जाएगा, एक एटम इसके अंदर है। अगर 8 कॉर्नर पे है इसका मतलब एक एटम इसके अंदर है, बाकी का फ्रैक्शन क्या है बाहर है। बात समझ में आई बच्चों। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी यूनिट सेल में, है ना। दिस लैटिस हैज़ 8 एटम्स ऑन द कॉर्नर एंड 1 एटम विद इन द बॉडी। अब ये क्या कह रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, देखो बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कुछ ऐसा होगा। इसमें 8 तो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, जिसका 1/8 पार्ट हर एटम का क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर होगा। एक बॉडी के अंदर होता है, तो जो बॉडी के अंदर होता है उसका तो पूरा इसके अंदर है, यानी 1, इसका कंट्रीब्यूशन 1 हो गया बॉडी के अंदर। और इस कॉर्नर वाले का कितना होता है 1/8, लेकिन है कितने कॉर्नर पे 8, तो क्या होगा 1 1, ये भी 1 बचेगा, ये भी 1, टोटल कितने आइटम है इसके अंदर 2। यानी फेस जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें टोटल आइटम्स एक यूनिट सेल में कितने होते हैं 2। देखो बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया भी है, ठीक है। चलो सी, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC इसको बोलते हैं शॉर्ट में। दिस लैटिस हैज़ 8 एटम्स ऑन द कॉर्नर एंड 6 एटम्स ऑन द फेसेस। अच्छा ये फेस सेंटर्ड वाला कैसा होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आप बच्चे ये देखिए, घबराइए नहीं बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आप लोगों को अगर फिजिकल क्लास देता तो आप लोगों को समझ में आता है कितना आसान है। अब यहाँ पे समझाना बच्चों, एक तो 2D प्लेन पे बता रहे हैं, 3D फिगर बता रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो अगर इसको डाइस पासा समझ लो तो कितने फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 फेस होंगे ना इसके पासे के, जो आप लूडो खेलते हो उसमें कितने फेसेस होते हैं 6। तो हर एक फेस पे एक आप क्या मान लीजिए कि एटम है, एक नीचे और एक कहीं पीछे इसके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गया, और एक इसके पीछे 6 तो फेस पे प्रेजेंट हो गए। बाकी क्या है बच्चों, कॉर्नर पे कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कॉर्नर वाले का तो हम जानते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, लेकिन है कितना टोटल 8,
तो कॉर्नर वाले की वजह से 1 एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, फेस वाला कितना होता है, कितना फ्रैक्शन जाता है, 1/2 फ्रैक्शन। कितने हैं फेस पे, 6 है ना फेस पे, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 3। 1 + 3 = 4, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 4 एटम होते हैं। पूरा फ्रैक्शन अगर जोड़ दिया जाए तो 4 एटम मिलेंगे आपको, उतना ये अपना लेकर के चलता है वॉल्यूम, ठीक है। चलिए, तो कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स ऑन द फेसेस ये सब कैलकुलेट कर दिए हैं, है ना। कॉर्नर की वजह से 1/8 × 8, फेस पे 6 प्रेजेंट होते हैं तो 1/2 × 6 3, तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा। ये सब हमने समझा दिया है। नोट क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज कॉल्ड यूनिट सेल कांस्टेंट Z, ठीक है। तो कह रहा है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज कॉल्ड यूनिट सेल कांस्टेंट। Z से इसको डिनोट करते हैं, पर यूनिट सेल कितना एटम प्रेजेंट है या कितना पार्टिकल प्रेजेंट है उसको यूनिट सेल कांस्टेंट बोला जाता है। दस द जनरल एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेल कांस्टेंट इज Z = NC/8, NF/2, Ne/4 और Ni = 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो कांस्टेंट हमको निकालना है Z, ये इक्वल टू होता है NC/8। NC/8 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट ये निकल जाएगा Z जो होगा। अब देखो किसी में ये चीज़ होगा 0 होगा तो 0 हो जाएगा ये पूरा टर्म। मान लो फेस सेंटर्ड नहीं है तो फेस सेंटर्ड वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन आपको निकालने Z निकालने का तरीका क्या है, मान लीजिए किसी यूनिट सेल में कॉर्नर एटम 8 है तो ऊपर 8/8 हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। अगर फेस सेंटर्ड का मतलब फेस में 6 एटम है तो 6/2 यानी 3 इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर एज पर कितने एटम है, मान लो 2 है या 4 है तो 4/4, या एक ही मान लो है एज पे तो 1/4, ठीक है ना। और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट बॉडी में, इन बॉडी में जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन पूरा 1 होता है तो 1 से डिवाइड कर देंगे। जितना कंट्रीब्यूशन होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, या मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ लो 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल में ये 2 डिवाइड कब हो रहा है, जब 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फेस पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 का, तो 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअल में ये 2 डिवाइड दिख रहा है लेकिन 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किए। कॉर्नर पे कितना होता है कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 1/8 से यहाँ मल्टीप्लाई की और दिख रहा है 8 से डिवाइड हुआ है। वही चीज़ है बच्चों, घुमा करके ये फार्मूला बना दिया है, ठीक है। तो Z = जो कांस्टेंट है किसी यूनिट सेल का कांस्टेंट है वो क्या होता है, NC/8, NF/2, Ne/4 और Ni/1। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे बच्चों, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो लिख दीजिएगा सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, है ना। थोड़ा सा तो आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। अब मैं 2D फिगर पे क्या क्या बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग इमेजिन नहीं करेंगे तो कोई नहीं समझा सकता। इमेजिनेशन पावर अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत आसान है। सबस्क्रिप्ट जो C, F, E एंड I है रिप्रेजेंट द कॉर्नर, फेस सेंटर्ड, एज सेंटर एंड इनसाइड, है ना। तो देखो जो कॉर्नर पे होता है उस वाले आइटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है, फेस वाले का 1/2 होता है, एज वाले का 1/4 होता है, और जो इनसाइड होता है उसका कितना होता है कंट्रीब्यूशन, पूरा का पूरा 1। वो किसी के साथ मतलब शेयर्ड नहीं रहता है ना। इन हेक्सागोनल यूनिट सेल, अभी हेक्सागोनल क्या होता है अभी मैं दिखाता हूँ। कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल, फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल, एज इज शेयर्ड बाय 3 यूनिट सेल। अब हेक्सागोनल क्या होता है बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर यहाँ से ले लो आप 1 2 3 4 5 6। अब इसको आप कनेक्ट कर दीजिए, देखो ये बन गया हेक्सागोनल। तो इसमें क्या होगा, मान लो यहाँ पे कोई आइटम प्रेजेंट है वो बता रहा है कितने लोग से शेयर्ड होगा, ये होगा कॉर्नर वाला। मान लो फेस पे कोई प्रेजेंट है तो वो कितने से शेयर्ड होगा, है ना। बॉडी के अंदर कोई प्रेजेंट है वो कितने से शेयर्ड होगा, तो वही बता रहा है। तो हेक्सागोनल वाले में क्या होता है बच्चों, इन हेक्सागोनल यूनिट सेल कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल। मतलब अगर ये कॉर्नर पे कोई आइटम प्रेजेंट है ना तो इसी तरीके से 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल आएंगे, इधर लगेंगे, इधर बगल में लगेंगे, इधर लगेंगे, पीछे लगेंगे। तो 6 यूनिट सेल से ये शेयर्ड होता है। तो इसका 1/6 कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल के लिए। बात समझ में आए। फेस इज शेयर्ड बाय 2, अगर मान लो फेस पे कोई प्रेजेंट है, यहाँ पे ये फेस दिख रहा है, यहाँ पे कोई प्रेजेंट है तो एक आधा इससे शेयर्ड रहेगा, आधा दूसरे वाले यूनिट सेल से शेयर्ड रहेगा। और अगर एज पर, हाँ, एज इज शेयर्ड बाय 3 यूनिट सेल। एज जो होता है, एज क्या होता है बच्चों, इसको एज बोलते हैं ना। अगर यहाँ कोई आइटम है
तो वो कितने शेयर्ड है, एक ऊपर, एक इधर और एक इस साइड, यानी तीन यूनिट सेल से ये शेयर्ड होगा। बात समझ में आया? चलिए, हेंस फॉर हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए हमारा जो यूनिट सेल कांस्टेंट होता है उसका फार्मूला ये होगा, Z इक्वल टू NC/6, मतलब कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होता है वो 1/6 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता है उस यूनिट सेल को, जो फेस पे प्रेजेंट होता है वो 1/2 कंट्रीब्यूट करता है, जो एज पर प्रेजेंट होता है वो 1/3 कंट्रीब्यूट करता है उस यूनिट सेल को, और जो मतलब इनसाइड होता है, अंदर होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल के, वो वन पार्ट, पूरा कंप्लीट पार्ट उसको कंट्रीब्यूट कर देता है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों? तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले को भी देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत होती है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, रिमेंबर दैट इन केस ऑफ कंपाउंड्स, है ना, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आर इन द सेम रेशियो एज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड, हेंस इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। चलिए, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए बच्चों, ठीक है। अब हम लोग एक सैम्पल प्रॉब्लम कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट इन सिंपल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन सी द कैलकुलेशन गिवन अबव, तो जो अबव गिवन हमने कैलकुलेशन था उसी से बता देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन यही आ गया कि बताइए कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट इन सिंपल फेस सेंटर्ड एंड क्यूबिक यूनिट सेल, तो उसकी कैलकुलेशन तो यही किया हमने, यही दिखाया ना। तो जो हमारा सिंपल वाला है, सिंपल वाले में क्या होता है, इस तरीके से 1/8 होता है और कॉर्नर पे 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो 1/8 × 8, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम्स प्रेजेंट होता है टोटल मिला करके, ठीक है। 8 होते हैं लेकिन 8 कॉर्नर पे 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। और बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड में एक तो आपका अंदर होगा और 8 कॉर्नर पे होंगे, तो 8 जो कॉर्नर पे होंगे उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 ही है, तो 1/8 × 8, ठीक है। और जो बॉडी के अंदर है वो पूरा 1, तो 1 और 1 2 होते हैं बॉडी के अंदर। फेस सेंटर्ड के लिए हमने कैलकुलेट करके दिखाया था कि एक तो आपका मतलब 6 कहाँ होंगे, फेस पे होंगे, है ना, और 8 क्या होंगे कॉर्नर पे, तो कॉर्नर वाले का 1/8 × 8 यानी कि क्या हो जाएगा 1, 8 एटम कॉर्नर पे है और 1/8 पार्ट ही उस यूनिट सेल के अंदर होता है, तो 1/8 × 8 1, है ना। और दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या होता है बॉडी सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए 6 एटम फेस पे प्रेजेंट होते हैं, और एक जो फेस पे प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो 1/2 × 6 = 3, यानी फेस की वजह से जितने एटम प्रेजेंट है फेस सेंटर्ड में 3, और कॉर्नर की वजह से जितने कॉर्नर पर प्रेजेंट है उसकी वजह से 1 कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो 3 + 1 4 होएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का तो आंसर आप लोगों को वैसे ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाई एलिमेंट A and B has a cubic structure in which A atoms are at the corners and the cube and B, अच्छा, corners of the cube, क्यूब के कॉर्नर्स पे A एटम प्रेजेंट है और क्यूब मतलब B जो है एटम्स आर प्रेजेंट एट फेसेस, मतलब फेस सेंटर्ड पे कौन प्रेजेंट है, B, कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है, A, ठीक है ना। कंपाउंड किससे बना, A और B से मिलकर के बना है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। डिराइव द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, अब ये क्या कह रहा है, डिराइव करिए फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। सॉल्यूशन, एज A एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स, अब जो एटम ये होगा वो 8 कॉर्नर को ऑक्यूपाई करेगा, क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स होते हैं टोटल, ठीक है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स A इन यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8 × 8, यानी 1 जो है A का नंबर कितना है 1, 8 एटम कॉर्नर्स पे है और एक मतलब एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो 8 × 1/8 कितना हो गया 1, ठीक है। कॉर्नर की वजह से कितना आया, A की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब A कितना एटम प्रेजेंट है 1। अच्छा, एज B एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्ड ऑफ 6 फेसेस, 6 फेसेस होते हैं, तो 6 पे कौन प्रेजेंट है B, और A का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो 1/2 × 6, B का नंबर कितना आ गया 3, मतलब A का 1 एटम है और B का 3 एटम है, तो रेशियो क्या हो गया A/B का 1:3 हो गया, हेंस द फार्मूला इज AB3, मतलब A 1 है और B 3 है, तो फार्मूला जो बन गया वो कंपाउंड का ये बन गया। तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं बच्चों, मैं कल और क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अगर कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप लोग राइट करिए बच्चों, टाइप नहीं करते हैं, कैसे समझ में आएगा बच्चों। कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, कि कुछ दिन कोई और बात है बच्चों, ठीक है ना, कुछ दिन और आप लोगों को ऐसे थोड़ी सी परेशानी होगी, फिर हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे जब आ जाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, किसी तरीके से समझने की कोशिश करिए,
जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है पूछिए। 12th है, आप इससे किसी तरह का मजाक नहीं कर सकते हैं। जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, जो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ उसको हर चीज़ समझाऊंगा, किसी भी लेवल पे जा करके समझाना होगा समझाऊंगा। जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे, सोचेंगे क्या सर इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है, ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, लाइव पढ़ते तो कुछ पूछ लेते हैं, तो उन बच्चों का कुछ भी भला नहीं हो सकता। बच्चों, परिस्थितियों के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब आपके लिए जो है ऐसा तो हो नहीं सकता कि चीज़ें नेचर ही बदल जाए। अब कोरोना की वजह से सब कुछ परेशान है, तो थोड़ा सा आप लोग कुछ दिन इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। करिए एडजस्ट, पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लिख दिया करिए सर ये नहीं समझ में आया, ठीक है। कुछ दिन की और बात है बच्चों, ठीक हो जाएगा। कोरोना काल जो है आया है वो चला जाएगा, सबके साथ दिक्कत है। आप लोग का 12th जो है ये लेट हुआ वो अलग की बात है, लेकिन ये 12th में आपको क्या करा है, सिलेबस रिड्यूस करा दिया, ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो आपके टॉपिक्स थे उसको हटा दिया है, बहुत सिंपल कर दिया। इस बार 12th जो भी थोड़ा भी बहुत मेहनत कर लेगा बच्चा ना, वो पक्का अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा बच्चों। तो आप लोग बस ये काम करें कि वीडियो को ध्यान से देखें, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें, ठीक है। अवॉइड मत करें बच्चों, अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़े मत। आप मुझसे पूछें, मैं कितना भी मतलब सिंपल लेवल पे जाऊंगा और आप लोग को समझाऊंगा ज़रूर, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।